बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल की जानिब से जो ताबड़तोड़ सवालात पूछे गए वज़ारत दिफ़ा के वकील से, जज साहब के उन रिमार्क्स, उन सवालात का वज़ारत दिफ़ा के वकील ने क्या जवाब दिया, और फिर अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर मिलिट्री ट्रायल के जो रूल्स हैं और मिलिट्री कस्टडी में जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनकी FIR का रिकॉर्ड क्यों तलब किया गया। एक तो इस खबर की डिटेल, अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से आदिल बज़ई NA 262 से, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट किया था, आदिल बज़ई को आज बहाल करने का फ़ैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन का उनको डी-सीट करने का जो फ़ैसला था उसको सेट असाइड कर दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच ने यह फ़ैसला तो दे दिया, लेकिन इस फ़ैसले से जुड़े चंद सवालात हैं। वो सवालात क्या हैं? और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी खुद अदालती कार्रवाई के दौरान एक सवाल पूछा, वो सवाल क्या था, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उस सवाल को गोल क्यों कर गए, और इस प्रोसीडिंग में आज बेंच की तरफ से इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनिश क्यों की गई, और इस सरजनिश का क्या मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती जज साहबान का फ़ैसला था, क्या उसका असर आज की प्रोसीडिंग में दिखाई तो नहीं दे रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला उस पर अमल दरामद नहीं किया तो आदिल बज़ई को बहाल कर दिया गया। तो ये सारी डिटेल और एनालिसिस आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक और भी केस हुआ है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। फ़ौजी अदालतों के नाज़रीन, मुकदमे की समाअत का अहवाल तो बाद में आपके साथ शेयर करते हैं। पहला जो केस जो आपके लिए दिलचस्पी का हामिल होगा और आप उसकी डिटेल सुनना चाहते हैं, वो आदिल बज़ई NA 262 से, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद मुशफ़िक़ नवाज़ में शामिल हुए थे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुशफ़िक़ नवाज़ में शामिल हुए थे, ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है जो कि आज होना चाहिए था, जो कि ये सवाल नहीं पूछा गया। 2 और भी सवालात हैं। एक तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो डी-सीट किया आदिल बज़ई को, इस फैसले को आज कलअदम करार दे के आदिल बज़ई को बहाल कर दिया गया। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन, जजेस की तरफ से, बेंच की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2 एफिडेविट थे आदिल बज़ई के, जिसमें एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के सामने था कि उन्होंने मुशफ़िक़ नवाज़ में शमूलियत अख्तियार की है, दूसरा आदिल बज़ई का एफिडेविट था कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की है। यानी इलेक्शन कमीशन के सामने 2 बयान हल्फी थे, और आदिल बज़ई का यह कहना था कि मैंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार नहीं की, मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन सवाल जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो दिखाया गया कि 20 नवंबर का एफिडेविट है आदिल बज़ई का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का। अब मुशफ़िक़ नवाज़ का जो एफिडेविट है आदिल बज़ई का मुशफ़िक़ नवाज़ में शमूलियत का, वो 16 फरवरी का है, और SIC में शमूलियत का जो है वो 20 फरवरी का है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है जो मंसूर शाह साहब ने भी पूछा कि आपने ताख़ीर से, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद जब आपका नोटिफिकेशन होता है तो फिर आपने उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। तो नून लीग के एफिडेविट से ये बात तो साबित होती है, या हम ये तासुर ले सकते हैं कि वो जो नून लीग का एफिडेविट है वो 3 दिन के अंदर वाला हो सकता है। यानी 12-13 को आदिल बज़ई का कामयाबी का नोटिफिकेशन होगा कि वो कामयाब हुए हैं NA 262 से आज़ाद हैसियत में, और फिर नून लीग का 16 फरवरी का एफिडेविट आ जाता है आदिल बज़ई का मुशफ़िक़ नवाज़ में शमूलियत का। लेकिन चलें, अगर नून लीग को नहीं दिया, विद इन द 3 डेज़ ही होना है ना, आपने किसी सियासी जमात में जाना है तो 3 दिन के अंदर जाना है। तो चलें मान लें कि आदिल बज़ई का जो बयान हल्फी है वो 16 का है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आदिल बज़ई कितनी दिन में शमूलियत अख्तियार करेंगे? हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, 16 निकाल दें,
17, 18, 19, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी तक आदिल बज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना था, लेकिन वो 20 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने यह सवाल पूछा कि आपने ताख़ीर से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत क्यों अख्तियार की, आपने तो 3 दिन में शमूलियत अख्तियार करनी थी। ये सवाल पूछ के इस सवाल के जवाब को गोल कर दिया गया, यानी इस सवाल का जवाब ही नहीं पूछा गया भाई क्यों ताख़ीर से 3 दिन के बाद जाके इन्होंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। और दूसरा सवाल ये भी एक बनता है कि मुस्तफ़ा नवाज़ के सर में ऐसा क्या दर्द था, या नवाज शरीफ को ऐसी क्या अंदर से चिंगारी उठी थी कि आदिल बज़ई का उसने बयान अल्फ़ी जमा कराना था कि मेरी जमात में शामिल हुआ है। ये एक सवाल बनता है ना, किसी और का क्यों नहीं दिया, या आदिल बज़ई के अलावा बाकी लोगों का बयान अल्फ़ी क्यों नहीं दिया। ये अदालत ने सवाल जो उठाया है कि किस अख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने एक बयान अल्फ़ी को दुरुस्त करार दिया, दूसरे बयान हल्फी को जो है वो गलत करार दे दिया, किस अख्तियार के तहत दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई आदिल बज़ई के हवाले से, क्या अदालत ने इस नुक्ते को देखा, इस मामले का जायज़ा लिया कि वो जो एफिडेविट डिस्प्यूटेड हो चुके हैं, पहला एफिडेविट नून लीग वाला, दूसरा एफिडेविट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार करने वाला, क्या वो एफिडेविट आदिल बज़ई का आफ्टर थाट तो नहीं था जब उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का, डिफेक्टर का, डी सिटिंग का रेफरेंस भेजा गया इलेक्शन कमीशन में कि पार्टी के डायरेक्शन के ऊपर अमल नहीं कर रहे, इनको डी सीट किया जाए, तो क्या वो आफ्टर थॉट तो नहीं था। क्योंकि आदिल बज़ई के वकील का कमरे अदालत में ये दलाइल देना कि नवाज शरीफ की तरफ से मुझे शोकास नोटिस जारी नहीं किया गया, शोकास नोटिस जारी करके मुझे वजाहत के लिए नहीं बुलाया गया, भाई जब आपने शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अख्तियार की है तो फिर आपकी तो ये दलील बनती नहीं है, आपकी ये दलील ही बिला जवाब है। आपको ये दलाइल देने नहीं चाहिए कि नून लीग ने आपको शोकास नोटिस नहीं दिया, वोट ना देने पे बुलाकर आपसे जवाब नहीं मांगा गया। आपको तो फिर दलील सिर्फ यही रखनी चाहिए कि मैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हूं, मेरे खिलाफ इन्होंने डिफेक्टर का रेफरेंस कैसे भिजवा दिया। ये शोकास नोटिस का जवाब ना देने का मौका ना देना, ये तो दलील बनती नहीं है। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर डिक्लेरेशन गलत निकलता है नवाज शरीफ वाला तो इसके असरात पार्टी हेड तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने नाज़रीन सवालात उठाए हैं, ये सवालात भी अपनी जगह पे, क्या आप समझते हैं कि ये वैलिड है? क्यों नून लीग को जो है वो बुखार चढ़ा के आदिल बज़ई को अपनी जमात में शमूलियत अख्तियार करने का बयान अल्फ़ी दिया जाए इलेक्शन कमीशन में आदिल बज़ई की तरफ से, क्यों, किसी और का क्यों नहीं? और फिर दूसरा सवाल जो सबसे वैलिड है कि क्या 3 दिन में आदिल बज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की? ये बड़ा वैलिड सवाल है। अब आज की समात में इलेक्शन कमीशन को जो ग्रिल किया गया उसमें क्या कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अदालतों को नहीं मान रहा, ना मजिस्ट्रेट को इलेक्शन कमीशन मानता है, ना सिविल कोर्ट को इलेक्शन कमीशन मानता है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में हर अदालत से ऊपर है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन बुलडोज कर रहा है, किसी को इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। हालांकि नवाज शरीफ के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा करवाने की इजाज़त मांगी, मोहलत मांगी, लेकिन अदालत की तरफ से ये मोहलत नवाज शरीफ के वकील को नहीं दी गई कि आदिल बज़ई के मामले पे नवाज शरीफ अपना तहरीरी मौक़िफ़ अदालत के सामने रख सकें, ज़बानी दलाइल सुने गए। लेकिन ये जो नाज़रीन रिमार्क्स मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन किसी की नहीं मान रहा, अदालतों की नहीं मान रहा, मजिस्ट्रेट की नहीं मान रहा, सिविल कोर्ट्स की नहीं मान रहा, आज के बेंच की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, तो ये तो हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों ने ये तासुर लिया। ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, कहीं उसका गुस्सा तो इस केस में नहीं निकाला गया आदिल बज़ई को बहाल करके। ये सवाल हमारे साथी सहाफ़ी उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अदालती फ़ैसला है, अदालती फ़ैसले के ऊपर आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, सवालात उठा सकते हैं। अब इसके ऊपर नज़रसानी का अख्तियार है नून लीग का, नून लीग चाहे तो नज़रसानी फ़ाइल कर सकती है, लेकिन ये सवाल जो हैं ये ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मुकदमे की समाअत हुई उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने पूछा कि ये जो FIR काटी गई 9 मई के हवाले से और फिर उनकी कस्टडी ATC कोर्ट से मिलिट्री कस्टडी में दी गई, उसकी FIR की नकूल आपने फ्राहम नहीं की। तो वो नकूल कल तक मिलिट्री कोर्ट की समाअत को मुलतवी किया गया है, वो FIR की कॉपियाँ मांग ली गई हैं। ख्वाजा हारिस से जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने यह सवाल पूछा कि ये पूरा मुकदमा है ये सेक्शन 8 के गिर्द घूमता है। सेक्शन 8 के गिर्द में ये है कि जो आर्मी का
जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन, उस आर्मी एक्ट का जो इतलाक़ है वो आम सिविलियन पे नहीं हो सकता। जो आर्मी का सब्जेक्ट है उस पर तो डिसिप्लिन का इतलाक़ होगा, लेकिन जो आर्मी के डिसिप्लिन में नहीं आता, एक आम शख्स है, गैर मुतल्लका शख्स है, उस पर आर्मी के डिसिप्लिन का कैसे इतलाक़ होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह सवाल पूछा कि हम तो बैठे हैं ना इंट्रा कोर्ट अपील में, हमसे पहले जिस बेंच ने, इजाज़ुल एहसन साहब के बेंच ने जब ये केस सुना तो आर्मी एक्ट के जिन शिकों को आर्टिकल 8 के रोशनी में तनाजुर में कलदम या मुतसादम करार दिया गया, उसकी वजूहात क्या बयान की गई। इस पर नाज़रीन ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा के वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि कोई ऐसी सॉलिड रीजनिंग नहीं दी गई कि आर्मी एक्ट के जो दफ़ात हैं उनको आर्टिकल 8 की रोशनी में कैसे कलदम और मुनाफी करार दिया गया। और फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कलदम करार देने का, आर्मी एक्ट की दफ़ात को कलदम करार देने का अदालत के पास अख्तियार नहीं था। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह सवाल किया कि अगर कोई शख्स जो है महकमा ज़राअत का मुलाजिम है तो उस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन लागू होगा, अगर फ़ौज के डिपार्टमेंट का मुलाजिम है तो उस पर फ़ौज का डिसिप्लिन लागू होगा, लेकिन अगर कोई शख्स किसी महकमे में नहीं है, किसी महकमे का एम्प्लॉय नहीं है, तो उस पर आर्मी एक्ट के डिसिप्लिन या फ़ौज के डिसिप्लिन का इतलाक़ कैसे हो सकता है। गैर मुतल्लका शख्स को जो है डिसिप्लिन में लाना, फोर्सेस के कानून के डिसिप्लिन में लाना, क्या ये आइन के आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी ना होगी। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि छावनी का तस्वर हज़रत उमर के दौर में दिया गया, खलीफा हज़रत उमर के दौर में दिया गया, सख्त डिसिप्लिन की वजह से फ़ौज को आवाम से अलग किया गया। अल्लाह का शुक्र है, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फ़ौज का डिसिप्लिन कायम है और अल्लाह करे कायम रहेगा। फ़ौज ने मुल्क का दिफा करना है, लेकिन फ़ौज का डिसिप्लिन, क्या आम शख्स को जब इस डिसिप्लिन के नीचे लाया जाएगा, फ़ौज के डिसिप्लिन में आम आदमी को शामिल किया जाएगा, तो क्या आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो तबाह नहीं हो जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब ने इस पर यह जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस अदालत के फ़ैसले मौजूद हैं, FP अली केस का फ़ैसला मौजूद है, शेख रियाज अली का फ़ैसला मौजूद है, जिसमें इस अदालत ने यह हेल्ड किया है, यह करार दिया है कि सिविलियन भी आर्मी एक्ट के नीचे आ सकते हैं, और इस नुक्ते पे कई अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, एक सवाल हुआ कि हम तो बैठे हैं 7 जजेस इस आइनी बेंच में। मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या हम जो FB अली का 9 जजेस का फ़ैसला है, शेख रियाज अली 8 जजेस का फ़ैसला है, क्या ये 7 जजेस का जो बेंच है वो FB अली और शेख रियाज अली के केस का के ऊपर उसको कलदम करार दे सकता है। फिर इस पर जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बिल्कुल ये दे सकता है। उन्होंने कहा कि ये वो आम बेंच नहीं सुप्रीम कोर्ट का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, हम 7 जजेस बैठ के उस फैसले के ऊपर अपना फ़ैसला दे सकते हैं। फिर नाजरीन ख्वाजा हारिस ने कहा, वज़ारत दिफा के वकील ने, कि जो आर्मी एक्ट का जो डिसिप्लिन है उसका सिविलियन के ऊपर जो इतलाक़ है, ये मैं नहीं कह रहा, आइन के आर्टिकल 8 के कुछ सेक्शंस जो हैं, जैसे आर्टिकल 8 का सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो है, उसमें वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि इन चीज़ों का आर्मी एक्ट के कानून के ऊपर इतलाक़ ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन खुद कह रहा है। क्योंकि जैसे जमाल खान मंदोखेल का सवाल ये था कि ये जो आर्मी एक्ट के सेक्शंस हैं, क्या इन्होंने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शन झैली सेक्शन 1 और 2 को गैर मौसर तो नहीं कर दिया। जिस पे ख्वाजा हारिस का ये जवाब था कि ये आइन में लिखा हुआ है, ये कानून की कमांड नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है। अगर आइन के एक आर्टिकल के सब आर्टिकल्स गैर मौसर हो रहे हैं तो उनको गैर मौसर भी कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है, कानून नहीं कर रहा। और फिर नाजरीन ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में भी आर्टिकल 10 ने जो है वो दिया जाता है, वहाँ पर वकील करने का अख्तियार भी दिया जाता है। और जो, क्योंकि मुसर्रत तलाली साहब का भी एक सवाल था कि क्या वहाँ पे मर्ज़ी का वकील करने की और जो भी इल्ज़ामात होते हैं वो मवाद मुल्ज़म को फ़राहम किया जाता है, तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिल्कुल मवाद भी दिया जाता है, आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक़ भी दिया जाता है, वकील की सहूलत दी जाती है, और तफसीली फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट से जारी होता है जिसका ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हम इंट्रा कोर्ट अपील में बैठे हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में हमने ये देखना है कि हमसे पहले जो 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया, उस फैसले के नकाइस क्या हैं। ख्वाजा हारिस साहब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप इम्प्यूज फैसले के में जो नकाइस हैं उनकी निशानदेही करें, ताकि अदालत ये बेंच 7 रुकनी ये फैसला करे कि पहले वाला फ़ैसला बरकरार रखना है
या पहले वाले फैसले को कलअदम करार देना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस बात से डिसएग्री किया मोहम्मद अली मदद साहब की बात से कि नहीं, आईनी बेंच जो है इस पूरे केस के कॉन्स्टिट्यूशनल जो सवालात हैं उनका जायज़ा ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मैं मंदोखेल साहब की इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन एपलेट फोरम पे हम बैठे हैं तो उसमें हमने पहले वाले फैसले के नकाइस भी तो हमने देखने हैं ना, कि हमने फैसला बरकरार रखना है या हमने फैसला कलअदम करार देना है। फिर नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर सदर हाउस जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है उस पर अटैक होता है तो उस मुल्ज़म पे हमला करने वाले मुल्ज़म का ट्रायल तो होता है जी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में, लेकिन जो मिलिट्री इमलाक के ऊपर हमला हो उसका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? इस पे ख्वाजा हारिस ने बड़ा खरा और साफ जवाब दिया कि ये फ़ैसला मुल्क के जो लेजिस्लेचर हैं, जो कानून साज हैं, उन्होंने कानून साजी से ये फ़ैसला किया है कि मिलिट्री इमलाक तनसीबात पर हमला करने वाला जो मुल्ज़म होगा उसका ट्रायल मिलिट्री एक्ट के नीचे, आर्मी एक्ट के नीचे मिलिट्री कोर्ट में होगा। और फिर नाजरीन, वो जो रूल्स थे मिलिट्री ट्रायल के, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि अगर रूल्स हैं मिलिट्री ट्रायल के, उन रूल्स की कॉपी भी हमें दे दें। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने अपना दोबारा एक सवाल दोहराया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि शुड आई रिज्यूम माई क्वेश्चन, क्या मैं अपना सवाल दोबारा दोहराऊँ या उसको बहाल करूँ, जो भी आप इसकी ट्रांसलेशन ले लें। यानी जजेस में आपस में नोक झोंक भी चलती रही, जिस पर जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने उनको ये जवाब दिया कि आप बाज नहीं आएंगे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि दरअसल मैं ना समझ हूँ, मैं केस को समझना चाहता हूँ और समझने के लिए मैं सवालात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मंदोखेल साहब ने सवाल किया कि अगर फ़ौज में एक फ़ौजी जो है अपने अफसर का कत्ल कर दे तो क्या वो केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा या इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा? ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आम इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो 9 मई वाले केस से बिल्कुल अलग ही ये केस है, इसकी उसके साथ कोई रेलिवेंस नहीं बनती है। लेकिन बहरहाल जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो आर्मी एक्ट या डिसिप्लिन के नीचे नहीं है उन्हें बुनियादी हकूक़ से आप कैसे महरूम कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, एक और प्रोसीडिंग हुई है उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और भी बड़ी खबर है, इन दोनों खबरें नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक नहीं, इतना ही, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।